बीजेपी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को दिया गया टिकट। पौड़ी और हरिद्वार सीट पर जल्द फैसला संभव। सोमवार से सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे जिलों का दौरा। चुनाव की घोषणा से पहले वोटर को साथ जोड़ने की कोशिश। 7 दिन में 13 जिलों का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों पर ही दांव खेलने की तैयारी में कांग्रेस से 6 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान, सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कहा, लोगों के नहीं बन रहे बीपीएल कार्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका ID 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी के वर्तमान सांसदों को एक बार फिर टिकट दिए गए हैं। पौड़ी और हरिद्वार सीट पर बाद में होगा फैसला, यानी कि 2 सीटों पर निर्णय अभी होना है। 3 सीटों पर निर्णय हो चुका है। जो पहले यानी कि पुराने सांसद हैं, उन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। ID 24 ने पहले ही दी थी हरिद्वार और पौड़ी पर संशय की जानकारी। ID 24 का समीकरण लगातार सही साबित होता नजर आ रहा है। टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह, नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट दिया जाएगा। अल्मोड़ा सीट से अजय टंपा को फिर बनाया जाएगा बीजेपी का उम्मीदवार। गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय जनता पार्टी ने गहन मंथन किया, काफी लंबे समय तक चर्चा की गई। उसके बाद अब 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जो है यहाँ पर फिर से जो 3 यहाँ पर जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, उनकी जो दावेदारी है, अब फिर दोबारा से जो है उन्हीं के लिए जो है उनको उम्मीदवार उनकी सीटों से बनाया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर बात की जाए, जो कि नैनीताल से अजय भट्ट वर्तमान में लोकसभा सांसद है, वहीं राजलक्ष्मी शाह की भी अगर बात करें तो वो भी जो है टिहरी से अभी यहाँ पर लोकसभा सांसद है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अब जो 2 यहाँ पर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो उस पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि हरिद्वार सीट की अगर बात की जाए तो हरिद्वार सीट पर जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यहाँ पर निशंक की बात करें, जो रमेश पोखरियाल निशंक है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और वर्तमान में सांसद हैं। तो जो है देखा जा सकता है कि जो 2 सीटें हैं उनको लेकर के अभी यहाँ पर संशय बना हुआ है। और जो उनकी यहाँ पर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो जो बड़ी सीटें हैं, चाहे वो यहाँ पर इनकी बात की जाए, तीरथ सिंह रावत की बात की जाए, वो भी 3 महीने का कार्यकाल जो है उनका सीएम रहते हुए रहा है। तो दोनों ही बड़े चेहरे जो है इस दौरान ये दोनों सीटों पर है और इसको लेकर के जो है संशय बना हुआ है। लेकिन अभी जो 3 कैंडिडेट की अगर बात की जाए, उनके नामों की जो घोषणा है वो आला कमान ने कर दी है और जल्द ही जो 2 नाम है उन पर भी यहाँ पर आला कमान की घोषणा करेगी। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी लंबे वक्त तक मंथन किया, उसके बाद अब 3 सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया। इन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी भी एक बार फिर उन्हीं प्रत्याशियों पर भरोसा जता सकती है या फिर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो कांग्रेस है उनकी भी यहाँ पर अभी इस तरीके से कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही है कि वो किस तरीके से जो है अपना कैंडिडेट
इन सीटों पर उतारेगी। तो वही जिस तरह से फिर दोबारा से उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है, उम्मीदवारों को नाम की जो घोषणा आला कमान ने बीजेपी से की है, तो उन पर जो है फिर से भरोसा जताया गया है कि पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरह से लोकसभा का जो चुनाव है वो उसमें जीत दर्ज हुई थी बीजेपी की, तो एक बार फिर से उन्हीं को यहाँ पर मौका दिया गया है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरीके से जो है उम्मीदवारी तय नहीं की गई है कि उनको भी जो है उनके जो पुराने कैंडिडेट उन जगहों से रहे हैं वही जो है वहां से चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन अभी जो 2 सीटों की अगर बात करें तो जो 2 सीटें हैं हरिद्वार की बात करें या फिर इसके अलावा जो एक अन्य सीट है उसकी बात की जाए, तो अभी दोनों पर ही जो है यहाँ पर संशय बना हुआ है और इसमें भी जो है जल्द ही बीजेपी आला कमान यहाँ पर घोषणा कर देगी। यहाँ पर जो है लिस्ट उनकी भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आईएनडी की अगर बात की जाए तो आईएनडी 24 ने बीते दिन भी जो है इन सब चीजों को पहले ही स्थिति जो है इसमें क्लियर कर दी थी कि जो 2 यहाँ पर दावेदारों के जो नाम है, 2 उम्मीदवार जो है यहाँ पर उनके ऊपर जो है अभी फिलहाल यहाँ पर संशय बना हुआ है। वहीं 3 सीटों पर जो है नाम पूरी तरह से अब तय हो चुके हैं। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, अपना कॉन्फिडेंस है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी देखा जा रहा है। उनके बयानों में वो कॉन्फिडेंस लगातार बना हुआ है कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस तरह से जो है लोकसभा चुनाव में जो है अपनी जीत दर्ज की जाए, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जिस तरीके से जो है यहाँ पर सीट इन 5 जगहों से निकली है, 5 सीटों से जो है पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, तो काफी बड़ी चुनौती जो है इस दौरान कांग्रेस के सामने है कि इस रणनीति के साथ जो है यहाँ पर कैंडिडेट करा जा सके या फिर इन सीटों पर जीत दर्ज कर सके। तो देखा जा सकता है कि कांग्रेस का भी जो है प्रयास है कि अच्छा उम्मीदवार जो है वो अपनी सीटों से इन 5 सीटों से जो है यहाँ पर मैदान में उतारे। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से जो है तैयार है और लगातार जो है उनके कई कार्यक्रम भी जो है इस दौरान चल रहे हैं। वहीं अब बात की जाए 13 जिलों की, तो 13 जिलों में जो है यहाँ पर कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो वो भी जो है अब 13 जिलों में जाकर के जो जनता है, जनता से यहाँ पर इस दौरान मिलेंगे और कई बड़े कार्यक्रम जो है इस दौरान लोकसभा चुनाव के चलते तय किए गए हैं बीजेपी के द्वारा। जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो एक सेफ गेम खेलते हुए उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जहां पर उसे जीत की पूरी उम्मीद है। अब जो बची हुई सीटें हैं, यानी कि उत्तराखंड की जैसे 2 सीटें बची हुई हैं, तो यही सीटें गेम चेंजर साबित होंगी। यहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारती है और किस तरह से वो मुकाबला करता है, यही भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने में निर्धारित रण साबित करेंगी। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोटद्वार क्षेत्र की जनता के भाबर से जोड़ने वाली मालन नदी के पुल का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते साल बारिश के समय मालन नदी के पुल का बीच का हिस्सा पानी के तेज बहाव के चलते ढह गया था, जिसके निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रही थीं, जो कि अब जल्द बनने जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हुए फूलों की माला से उनका स्वागत किया। श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी के अथक प्रयास से 27 करोड़ का जो मालन पुल पुनः दोबारा निर्माण होने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है भाबर की जनता के लिए, जो कि बहुत परेशानी में थे और जो यहाँ पे उद्योग थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। आज इस पुल के कारण उद्योग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको उसको बहुत लाभ मिलेगा और हम आदरणीय ऋतु भूषण खंडूरी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी
कि उन्होंने बहुत ही त्वरित तरीके से इसको करने का प्रयास किया और बहुत सिस्टम से हमने किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ भले हम देर आए पर बहुत दुरुस्त आए हैं, क्योंकि हमने IIT से इसकी वेटिंग कराई, उस पर काफी समय लगाया, सॉइल टेस्टिंग कराई, उसके बाद 26 करोड़ से ऊपर का बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। काफी परेशान भाबर के लोग, कोटद्वार के लोग रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये था कि अगर कोई चीज अगर बने तो वो दुरुस्त बने। जब 26 करोड़ का सैंक्शन हुआ है एस्टिमेट, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है। टेक्नोलॉजी नई है, बिल्कुल एकदम नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जो पहले ओपन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज के दूसरी करेंगे और सारे पिलर्स को दोबारा से सुदृढ़ किया जाएगा और उनको ठीक ठाक करके जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो डिजाइनिंग IIT वाराणसी ने की है, उसके हिसाब से ये पुल बनेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने लगे हैं और हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में हर हर महादेव और बोल बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि अभी कम संख्या में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में कावड़ यात्रा जोर पकड़ेगी। कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बता दें कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले हरिद्वार में शिव भक्तों की रौनक नजर आ रही है। हम शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं हम। हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है सर्दी की, इसलिए लेके जाते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी सब बराती बन के जाएंगे। हम पैदल जाएंगे, 7 दिन में जाएंगे, रात को विश्राम करेंगे, दिने दिने चलेंगे। बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कावड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ। वो तो आँखों में बसा हुआ है, वो तो दिल में बसा हुआ है। उसके लिए तो आँख बंद करके पता ही नहीं लगता। ये मुख्य शिवरात्रि होती है। शिव और शक्ति का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने स्वयं वरदान दिया था। जो हमारा श्यामपुर थाना है कोतवाली के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें जो हमारे रूट्स हैं उनको हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जहां पर भी आवश्यक जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। SP सिटी इसमें नोडल ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में ये पूरा फोर्स इनको दिया जा चुका है। और जो मेन टाइम है 5 तारीख से 8 तारीख तक, उस समय मैक्सिमम फोर्स रहेगा। रूट डाइवर्जन का भी प्लान इसमें हम लोगों के द्वारा जारी किया जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में महिला कांग्रेस ने नारी न्याय यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम में तमाम महिलाएं शामिल हुईं। साथ ही नारी न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में उधम सिंह नगर से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर, प्रदेश महासचिव सुनीता कश्यप और नगर अध्यक्ष सिमरनजीत कौर शामिल हुईं। जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी, विकास विरोधी नीतियों और महंगाई के मुद्दे पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि आगामी लोकसभा एवं निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। जब पहुंची हूँ, कुछ मुद्दों को लेकर पहुंची हूँ, कुछ अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पहुंची हूँ और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहुंची हूँ कि इस समय जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाएं सबसे बड़ी इकाई के रूप में काम कर रही हैं। और महिलाओं से कहने के लिए आई हूँ कि जो नारी न्याय सम्मेलन चल रहा है वो मैं ही ना हूँ, मुझे आने की जरूरत ना पड़े, वो खुद भी कर सकती हैं। हर वार्ड में करें, हर ग्राम सभा में करें, नगर में करें। नारी न्याय सम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को मजबूत करना और लोकसभा चुनाव में पार्टी जिसके लिए भी डिसाइड करेगी, हम सब बहनें उसको मजबूती से लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर जो नारी न्याय सम्मेलन करने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, इस बीच में उन लोगों ने हम सभी को, प्रदेश के पदाधिकारियों को अभी देहरादून में बुलाया, हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें इस आह्वान के साथ भेजा है कि आप जाइए और प्रदेश लेवल पर, जिले में, ब्लॉक में, नगर में नारी न्याय सम्मेलन होना चाहिए। और नारी न्याय सम्मेलन क्या है?
हम नारी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आज हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं न्याय का हक मिलने तक, जो आज हम सब महिलाएं, प्रदेश की पदाधिकारी सब यहाँ पर एकत्रित होके हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की पार्टी इतनी भ्रष्ट सरकार है जो कि आज हम महिलाएं खुल के चल नहीं सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे बलात्कार की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, आप हमारी रेसलर ले लीजिए साक्षी, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो न्याय के लिए तरस रही हैं। वहाँ पर जंतर मंतर पे आपका धरना दिया जाता है, जो अपने गोल्ड मेडल मतलब जो देश को लौटा रही हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जो महिलाओं का एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बच रही है और कहाँ से बेटी पढ़ रही है? आज हम सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो ये पद यात्रा राहुल जी ने करी है उसके पीछे आज हम भी महिलाओं का भी पूरा योगदान है। और आज से ही नहीं, जैसे रेखा सोनकर जी ने बताया कि ये पद यात्रा हमारी चलती आ रही है, जो आज किच्छा में आके फिर से अपना वो दिखा रही है कि योगदान है महिलाओं का। और नारी शक्ति, जो बिना नारी शक्ति के राजनीति क्या कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नारी शक्ति को आज हम उनको समझाने आए हैं कि आओ हमारे साथ चलो और कांग्रेस को मजबूत करो। नारी एक गौरव है, सम्मान है, ना कि नारी एक शक्ति का दूसरा नाम है। और नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है और नारी शक्ति को सत्य सत्य प्रणाम है। और बिना नारी शक्ति के कोई राजनीतिक नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कहीं प्रगति नहीं। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि नगर में लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम लगातार रिश्वत लेते कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत, जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ओला उबर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में कई वर्षों से ओला उबेर टैक्सी का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और आरटीओ सुनील शर्मा को अपने पद का दुरुपयोग करने पर इनको पद से हटाया जाए। जब तक सीबीआई की जांच पूरी ना हो जाए तब तक ओला उबेर के लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। वर्षों से अगर ये संचालन हो रहा है और आरटीओ के, अगर हम तो सीधा कहेंगे कि आरटीओ को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इनकी खुद की 2020 की ऑन डिमांड नियमावली है उसमें सिर्फ जो है टैक्सी संचालन की बात की गई है। और यहाँ पर ओला उबर द्वारा जो है ऑटो को भी अधिकृत करके ऑटो को भी अपने संरक्षण में चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा पैसा जो ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इतना मिलना था, जो इनके द्वारा जो है ओला उबर कंपनी के द्वारा बिना नियमों के तहत, बिना लाइसेंस लिए जो इन्होंने इतने कमीशन जो है, इतनी लाखों करोड़ों रुपए की जो कमीशन इनके द्वारा जो खाई गई है, हमारी सरकार से मांग है कि इनसे वसूली जाए और इस पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और इसमें जब तक सीबीआई की जांच हो जाए या कोई जांच ना हो जाए तो तब तक जो है ओला उबर को अब लाइसेंस ना दिया जाए। कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो हैं, हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी टैक्सी वाले या टू व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है।
घाघरिया बेस कैंप पर इन दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा और वन संपदा की निगरानी रखने के साथ साथ पार्क के बफर जोन और प्रतिबंधित क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरतने के लिए पार्क कर्मियों की गश्ती बढ़ाई गई। बेस कैंप घाघरिया में इस बार मार्च माह की इस बर्फबारी ने बर्फ की पूरी सफ़ेद चादर बिछा दी है। बर्फबारी के बीच घुटने तक बर्फ में डूबने के बाद भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की जाबाज पार्क वन कर्मियों की इन टीम 2 से 3 फुट बर्फ में जान जोखिम में डालकर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी और मौसम विभाग द्वारा जारी उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर दरकने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। हरिद्वार एसपी क्राइम ट्रैफिक पंकज गौरेला ने आगामी लोकसभा चुनाव निर्वाचन के लिए बाहर से आने वाले अर्धसैनिक बलों, पीएसी और होम गार्ड्स की आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पंकज गौरेला ने शांति व्यवस्था व फ्लैग मार्च हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शांति व्यवस्था, फ्लैग मार्च, निर्वाचन ड्यूटी हेतु बाहरी राज्यों से प्राप्त होने वाले अर्धसैनिक बल, पीएसी, होमगार्ड आदि की आवासीय व्यवस्था हेतु जनपद स्तर व थाना स्तर पर नियुक्ति किए गए। इसके साथ ही लाइजनिंग अधिकारियों की मीटिंग ली गई और कोतवाली थाना स्तर पर चिन्हित किए गए। लोकसभा के निर्वाचन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनपद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका आगमन शुरू हो गया है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रुकवाने के संबंध में किन किन एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो उनके लाइजन ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग कल यहाँ पे मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें उसको हर बिंदुओं पर निर्देशित किया गया है और उनको लाकर व्यवस्थित रूप से रुकवाना तथा उनको किस एरिया में क्या डोमिनेशन करना है इस संबंध में निर्देश दिया गया। मानदेय एवं अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने भारी बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मात्र 9,000 रुपये महीना मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सरकार से 18,000 रुपये मानदेय करने की मांग की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चों को लेकर भी पहुंची। आंगनबाड़ियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। में बैठे हैं, सरकार हमारी बातें वो नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा आगे को भी। हम यही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए। पिछले दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदशाओं की खबरें खूब सुर्खियों में रहीं। भूदशाओं के चलते तमाम परिवारों को बेघर होना पड़ा, जिसके बाद आपदा सचिव ने जोशीमठ में मीटिंग करके 1200 घरों को डेंजर जोन होने की घोषणा की। इसको लेकर बद्रीनाथ में मौजूदा कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आपदा सचिव ने 1200 घरों को डेंजर जोन में होने की घोषणा कर दी, लेकिन वे लोग कहां जाएंगे और उनको कहां विस्थापित किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जोशीमठ के लोगों को नजदीकी ही विस्थापित किया जाए। आपदा प्रभावित है और लगभग 1200 परिवार सचिव आपदा के कहने के अनुसार डेंजर जोन में है। और 1200 परिवार अगर डेंजर जोन में रहेंगे तो फिर शहर बचेगा ही कहाँ। मैं समझता हूँ कि अधिकांश शहर का भाग जो है डेंजर जोन में घोषित कर दिया गया है और ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ से जो है हटना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, पुनर्वास होना पड़ेगा। तो हमने सरकार से कहा है कि कोई जोशीमठ से बाहर नहीं जाने वाला है। आप जोशीमठ के आसपास ही अड़ोस पड़ोस में व्यवस्था करें और वहीं हम लोग जो हैं विस्थापित होंगे। और जो हमारा भूमि का और मकान का जो मुआवजा है उसको तत्काल भुगतान करे सरकार। इतने दिन से हेला हवेली क्यों कर रही है? और बड़ी बात यह है
कि सरकार बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है। आज तक जो है 1 साल से ऊपर हो गया है, जमीन का मुआवजा आज तक लोगों को नहीं मिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।